हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आइए हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 और 4, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो हम लोग कवर करेंगे एज ऑलवेज। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज चेक करना है तो उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, लगभग 1 घंटा 18 मिनट की वीडियो है जिसमें सारे ही फर्स्ट 2 चैप्टर के क्वेश्चंस कवर्ड हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 और 4 के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिया है दिया हुआ है हमें, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेटिंग ऑब्जेक्टिव एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है, सिग्निफिकेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो कौन सा फंक्शन है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब आपको पता है हम चैप्टर 3 और 4 के ही कर रहे हैं, तो उसी में से होगा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। स्टेट द नेक्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। आपको अगले 5 स्टेप्स बताने, तो प्रोसेस याद ही रखना। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब है अजम्पशंस हम लोग सेट करते हैं जिसके अपॉन हम लोग प्लान्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है आपके पास आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम अलग अलग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने प्लान्स को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं सभी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के। आपको सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को चेक करना है। ठीक है, फिर हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। जितने भी आपने ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं उसमें से हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग होगी। और फिफ्थ पे आएगा आपके पास इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हम लोग प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे अब एक्चुअल में। ठीक है जी। और इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन। ठीक है जी, लास्ट में हम मॉनिटरिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो वो लास्ट स्टेप है। बट आपसे सिर्फ 5 ही पूछे थे अगले, तो हमने 5 स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, planning is important as it provides direction for action, reduces the risk of uncertainty and facilitate decision making. Explain. सो हमें बेसिकली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताई है कि प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है तीनों ही पॉइंट्स को। तो बिल्कुल सही है, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो लिखा है प्लानिंग इंश्योर्स दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। अगर आप प्लान बनाते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस डायरेक्शन में किस तरह से काम करना है। दूसरा, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करने में भी प्लानिंग हेल्प करता है। तो बिल्कुल अगर आपने एडवांस में भी चीजें डिसाइड करी हुई होंगी तो उस केस में हमारा जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो बिल्कुल प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से आप लोग डिसाइड करके एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो, तो वो डिसीजन मेकिंग ही फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो आप ये सिंपल खुद से लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अच्छा। इसके बाद अगला हमें केस स्टडी गिवन है, आपको बताना है, हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो ठीक है, जरा पढ़ लेते हैं एक बारी। दिया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 reiterated its support for इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। ठीक है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड सेवरल स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स टू बूस्ट द डिमांड एज वेल एज टू मोटिवेट मैन्युफैक्चरर्स टू इन्वेस्ट इन द सेम। Inspired by these incentives and concerned about the environmental impact of gas and diesel powered engines, Nitin Kothari has set up an electric car manufacturing unit at Bhilwara। ठीक है, सो नितिन कोठारी ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दी है। He set a target of earning return on investment at 10% in the first year itself and forecasted that the demand for electric car will increase by 20 million in the next few years। तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि हमें 10% का रिटर्न अर्न करना है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, टारगेट सेट किया है। और एक फोरकास्टिंग करी है कि हम जो है फॉर इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड 20 मिलियन से इंक्रीज होगी। द अबव केस हाईलाइट्स द फर्स्ट 2 स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले तो फंक्शन कौन सा है, देखो हमने टारगेट सेट किया है, फ्यूचर के बारे में सोचा है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग की। ठीक है, प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और आपसे क्या पूछा है,
स्टेट द रिमेनिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड। दो स्टेप्स की बात तो यहाँ पे हो चुकी है, लिखा है ना कि दो स्टेप्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, दो स्टेप यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो एक तो हमने टारगेट सेट कर दिया है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेसिकली स्ट्रेस करना है, उनको फोकस में लेके आना है इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा, हमने कुछ कुछ अजम्पशंस भी ले लिए हैं। ठीक है, कुछ कुछ अजम्पशंस भी ले लिए हैं कितने से हमारा बेसिकली डिमांड बढ़ेगी। फोरकास्टिंग उन्होंने कर दिया कि डिमांड इलेक्ट्रिक कार्स की 20 मिलियन से बढ़ेगी। तो यानी कि फर्स्ट जो स्टेप्स जो हैं हमारे प्लानिंग के, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और डेवलपिंग प्रेमिसेस, वो इस केस स्टडी में कवर्ड है। अब हमसे आगे के स्टेप्स पूछे हैं। ठीक है, आगे के हमसे स्टेप्स पूछे हैं, तो आपको सीधा सीधा प्लानिंग ही प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तीसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द कोर्स ऑफ एक्शन, देन इवैल्यूएशन, उसके बाद सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और फॉलो अप एक्शन। ठीक है, तो दो स्टेप्स केस स्टडी में गिवन थे, बाकी के आपको यहाँ पे लिखने थे। ओके, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो, दिया है, एक्सप्लेन थ्री टाइप ऑफ प्लान डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। डायमंड लॉजिस्टिक कंपनी हैड अ टर्नओवर ऑफ 25 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। इन अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 अप्रैल 2022, इट वाज डिसाइडेड टू अचीव अ टर्नओवर ऑफ 45 लाख फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल के लिए हमने टर्नओवर सेट कर दिया, हमने एक डिसीजन लिया है, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि अगले साल हमें 45 लाख का टर्नओवर रिसीव करना है, अर्न करना है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव एक टाइप ऑफ प्लान होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद दिया है, टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वाज ड्रॉन। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात हो रही है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड इज द कीवर्ड फॉर स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ही बात करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड से ध्यान रखना कि स्ट्रैटेजी लिंक्ड है। इसके बाद द सीईओ ऑफ द कंपनी ऑल्सो रिलीज्ड अ प्लान that would not only guide the thinking of the managers and their decision making but also channelize their energies toward achievement of this target. Again, ये जो लाइन है, अ प्लान वुड नॉट ओनली कि मतलब एक ऐसा प्लान जो सिर्फ थिंकिंग को ही गाइड नहीं करेगा या डिसीजन मेकिंग में ही नहीं हेल्प करेगा, बट एनर्जीज को भी चैनलाइज करेगा सही डायरेक्शन में। तो ये वाली जो लाइन है ना, दिस इज द कीवर्ड फॉर पॉलिसी। ये किसका कीवर्ड है? पॉलिसी का, जिसमें हम लोग सिर्फ थिंकिंग की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं एनर्जी को चैनलाइज करने में टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। तो ये जो वर्ड्स आपको गिवन है ना, वहां से आपको पता लगाना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव की बात हो मतलब स्ट्रैटेजी है, चैनलाइजिंग द एनर्जीज की बात हो तो पॉलिसी है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो इनका एक्सप्लेनेशन और लिख देना। ओके, चलो। इसके बाद नेक्स्ट है, हमें देखो दो पार्ट्स दिए हैं इसमें। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान्स इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है, अनंत ट्रेवल एंड टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। एक कंपनी है जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, द कंपनी प्रिपेयर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बताओ कौन सा प्लान है, अब तुम्हें पता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किस में आएगा? स्ट्रैटेजी में। तो पहले का आंसर क्या है? स्ट्रैटेजी। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन अभी देखते हैं। दूसरा है, अमित इज सीईओ ऑफ मन्नत राज इंडस्ट्री। ही डेवलप्ड अ ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच द मैनेजर्स में फंक्शन। एक पैरामीटर सेट कर दिया कि इसके अंदर ही मैनेजर्स काम कर सकते हैं। By doing so, he tried to provide a base for interpreting the strategy, which was stated in general terms. तो यहाँ से भी आपका आंसर पॉलिसी ही निकलता है। पॉलिसी का एक और कीवर्ड पकड़ो कि एक ब्रॉड पैरामीटर सेट करते हैं जिसके अंदर रह के मैनेजर्स काम करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी का मतलब क्या है? एक तो एनर्जी को चैनलाइज करना, दूसरा एक ब्रॉड पैरामीटर है विद इन विच द मैनेजर्स में फंक्शन। ठीक है, स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए एक बेस है पॉलिसी। ओके, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसे लिखा है। स्ट्रैटेजी में लिखा है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये ब्रॉड काउंटर्स है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। फ्यूचर डिसीजंस हम इसमें लेते हैं, लॉन्ग रन की हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग रन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आप क्या क्या देखते हो? सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हो।
एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम अडॉप्ट करते हैं और रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगी। ये सभी किस में आता है, हमारे स्ट्रैटेजी में। तो आपको इनमें से कोई भी इस तरह का वर्ड दिखे, लाइन दिखे, तो मतलब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। ओके। पॉलिसी क्या है, तो पॉलिसी में सबसे पहले तो जनरल स्टेटमेंट है दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनलाइज एनर्जीज। ठीक है। ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं विद इन विच द मैनेजर में फंक्शन। ओके। और ये मैनेजर में यूज हिज डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट और अप्लाई अ पॉलिसी। तो मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है पॉलिसीज में और इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है। तो दोनों का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना था, और इनमें से कोई दो दो पॉइंट लिख सकते हो क्योंकि शायद से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा था, 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है। चलो, इसके बाद आपको बताना है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड बजट एज टाइप ऑफ प्लान। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज द एंड विच द मैनेजर सीक्स टू अचीव। एंड गोल क्या है जिसको आपको अचीव करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो ऑब्जेक्टिव्स का फीचर क्या होता है कि स्पेसिफिक होने चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। ठीक है। और इट इज सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ही इन्हें सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है। बजट क्या होता है, बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग न्यूमेरिक स्टेटमेंट लिखते हैं कि कितना एस्टिमेटेड खर्चा आएगा, कितना एस्टिमेटेड रिसीट्स आएंगी। सो इट्स अ प्लान विच स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है। फ्यूचर के बारे में आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिख रहे हो न्यूमेरिक टर्म्स में, नंबर टर्म्स में। ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है। इट कम्स अंडर प्लानिंग एज मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में आपको एक बजट हेल्प करता है, इसलिए प्लानिंग के अंडर हम लोग इसे डालते हैं। बजट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कैश बजट है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है। तो देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ बजट्स। ओके। ठीक है। इसके बाद लिमिटेशंस पूछिए क्वेश्चन में। सो लिमिटेशंस में है पहला तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसे एक्सप्लेन कर दो। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, इसको एक्सप्लेन कर दो। तो लीड्स टू रिजिडिटी मतलब कि आपने एक बार प्लान बना दिया तो उसे को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। तो वही चीज है इसमें। लिखा है प्लान इज ड्रॉन विद स्पेसिफिक टारगेट्स विद अ स्पेसिफिक टाइम एंड फ्रेम। वंस द प्लान्स आर ड्रॉन द मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज दैम। ठीक है। आपने एक बार प्लान बना दिया तो उसको आप चेंज इतनी इजीली नहीं कर सकते हो। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान when circumstances have changed may not turn out to be an organization interest। कि आपने कोई प्लान ऑलरेडी बना लिया था बट अब तो सिचुएशन ही चेंज हो गई, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा है कि प्लानिंग हो सकता है एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम ही ना करे। तो बिल्कुल बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट बाय मेकिंग चेंजेस इन इट्स प्लान। अगर आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट में टिक के रहना है तो आपको अपने प्लान्स को भी ऑल्टर करना पड़ेगा विद टाइम। ठीक है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे उनको असेस करना इतना ईजी तो है नहीं, है ना, जिसकी वजह से हम अपने प्लान्स को भी बहुत अच्छे से ऑल्टर या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों हमारी लिमिटेशंस हो गई। ओके। इसके बाद पूछा है सिंपल क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 फीचर्स बताने हैं। तो बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे कि सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। ठीक है। एक्सटर्नलिटी का टोटल अगर आप कर दो, टोटल फैक्टर्स, ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनका सम करोगे तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक और जनरल दोनों ही फोर्सेस आ सकती हैं। स्पेसिफिक होती हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, और जनरल सभी बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती है। सारे ही आइटम्स बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होगा, अनसर्टेन होगा कि फ्यूचर में क्या होगा चेंजेस, उनको आप इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इतना ईजी आप बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को नहीं समझ सकते। पार्ट्स में समझना फिर भी इजी होता है बट एक साथ समझना डिफिकल्ट है। और लास्ट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि कंट्री टू कंट्री एनवायरनमेंट डिफर करता है, चेंज होता है, वेरी करता है। ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ 7 फीचर्स हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 फीचर्स यहाँ पे बताने हैं। ठीक है। ओके। देन स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन तो देखो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो। सो डीमोनेटाइजेशन क्या है, डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स पूछे हैं। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर यानी कि टैक्स सिस्टम को सही करने के लिए डीमोनेटाइजेशन आया, ताकि
People with black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. तो जो भी लोग काला धन लेके बैठे हैं, ब्लैक मनी, उनसे हम लोग टैक्स वसूल कर सके। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन से क्या करना था कि हमें टैक्स एवेजन को रोकना था, टैक्स की चोरी को हमें खत्म करना था, इसके लिए डीमोनेटाइजेशन आया। डीमोनेटाइजेशन के थ्रू सेविंग्स चैनलाइज होंगी इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो पैसा आपके घर में पड़ा है वो बैंक्स में जाएगा, तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पैसे की एंट्री होगी। ठीक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। और हमें एक कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी क्रिएट करनी थी, डिजिटल इकोनॉमी, जिसकी वजह से डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यही आपके फीचर्स भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमें लंबी सी केस स्टडी गिवन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं जल्दी से। आ जाओ, इसको पढ़ते हैं। एक भाई मैं पानी पी लूं, बस गला हो रहा है खराब। हमें दिया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केस स्टडी। आपको इसमें बताना है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है, हमसे पूछा है, कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग के हमें दो बेनिफिट्स और दो लिमिटेशंस यहाँ पे कोट करनी है लाइन से और एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले लिखा है, अतुल शर्मा वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ फुटवेयर कंपनी। The company manufactured innovative and comfortable footwear for all age groups. Atul Sharma was known for meticulous planning. He ensured that the goals and objectives he ensured that goals and objectives of the company are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. तो सबसे पहले उसने इंश्योर किया कि जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, वो क्लियरली स्टेटेड हो, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल पाए कि काम करना कैसे है। तो पहला बेनिफिट तो यहीं से निकल के आ रहा है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, इस लाइन को कोट कर देना, ये वाली जो लाइन है। ठीक है जी, और यहाँ पे लिख देना ये क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, और इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, इसके बाद बिफोर ईच सेशन और बिफोर ईच सीजन, स्टेप ऑन फुटवियर carefully analyzed market trends, customer preferences, and production schedules. This analysis enabled the company to look ahead and anticipate changes and develop managerial responses wherever necessary. Again देखो, ये जो उन्होंने एनालिसिस किया कंपनी ने, उससे क्या हुआ, आपको चेंजेस आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज डेवलप कर पा रहे हो। तो यहाँ से आपके पास एक और बेनिफिट निकल के आ रहा है कि प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी के रिस्क को, अनसर्टेनिटी के रिस्क को। ठीक है, क्योंकि हम लोग चेंजेस को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं थ्रू प्लानिंग। ओके, तो यहीं पे देखो लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देखो लिखा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, लाइन स्टेट कर दी है हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और एक्सप्लेन कर दिया है एक लाइन के अंदर। इस तरह से प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, लाइंस कोट करी डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और हमने एक दो लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, as a result they were able to consistently deliver innovative and comfortable shoes to the market. During one season there was a sudden surge in demand for eco-friendly shoes. Step 1 Footwear had already planned their production for the year with specific goals to be achieved within a specific time frame. तो हुआ क्या, एकदम से इको फ्रेंडली शूज की डिमांड बढ़ गई। अब कंपनी ने ऑलरेडी पहले से चीजें प्लान करी हुई थी। द मैनेजर्स ऑफ स्टेप वन फुटवियर डिड नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द प्लान टू कोप विद द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। अब जो कंपनी है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है प्लान को चेंज करने की, यानी कि यहाँ से हम लोग लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि आप रिजिडिटी यहाँ से क्रिएट होती है, प्लान्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, इसको कोट कर देना। इसके बाद अनदर शू कंपनी इको स्टेप क्विकली अडॉप्टेड एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंफर्टेबल इको फ्रेंडली शूज। एक और कंपनी है जिसने इको फ्रेंडली शूज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। By not being able to adjust to the rapidly changing market, Step 1 Footwear faced inventory surplus while EcoStep emerged as a market leader in sustainable eco-friendly footwear. तो by not being able to adjust to the rapidly changing market, यानी कि इसका मतलब क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट में हो सकता है हमारी प्लानिंग काम ना करे, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ से हमारे पास दो लिमिटेशंस निकल के आ गई, दो बेनिफिट्स निकल के आ गए। आपको इसी को लिखना है, देख लो, कोट करना है लाइंस और एक्सप्लेनेशन लिखना है।
ठीक है, ठीक है, ओके डन। राइट, तो तोड़ तोड़ के सेंटेंस को पढ़ो, पहले लास्ट में देख लो कि पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज को उसी दिमाग से फिर पढ़ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्टडिंग entrepreneurship इन क्लास 12th नील completed a baking course and started a bakery, केक्स एंड बेक्स। तो क्लास 12 खत्म करने के बाद नील एक स्टूडेंट है जिसने एक बेकरी स्टार्ट करी केक्स एंड बेक्स के नेम से। ठीक है, क्वेश्चन में बोला एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो टाइप्स ऑफ प्लान का क्वेश्चन है, दिया है ही सेट अ टारगेट ऑफ अर्निंग अ मॉडेस्ट 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट ईयर। तो उसने टारगेट सेट किया कि 10% ROI रन आपको अर्न करना है। तो टारगेट सेट किया, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ प्लान हो गया, लाइंस कोट कर दी और एक्सप्लेनेशन लिख दिया। ठीक है। दूसरा, एज ही वॉज सप्लाइंग हेल्दी बेकरी प्रोडक्ट्स द डिमांड केप्ट इंक्रीजिंग। हेल्दी बेकरी प्रोडक्ट्स वो डिलीवर कर रहा था तो डिमांड बढ़ती जा रही थी। Cakes and Bakes became a famous bakery in a year. He now wanted to develop a plan to define the direction and scope of Cakes and Bakes. फॉर द लॉन्ग रन, देखो लॉन्ग रन की बात हो रहा है कि वो अब एक ऐसा प्लान डेवलप करना चाहता है जिसके थ्रू वो डायरेक्शन को कोड कर पाए, डायरेक्शन को डिफाइन कर पाए लॉन्ग रन के लिए। लॉन्ग लॉन्ग रन की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की। ठीक है, जब भी लॉन्ग रन की बात होगी तो हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। तो आपका नेक्स्ट जो प्लान है वो आ गया स्ट्रैटेजी, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रैटेजी। ओके, ओके, सो करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन बताना है। तो देखो 5 डायमेंशन होती है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और पॉलिटिकल। ठीक है, इन पांचों में से कोई एक आएगा। एंड वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। मतलब एक तो डायमेंशन बताना है, दूसरा हमें इंपॉर्टेंस बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ओके जी, तो पढ़ते हैं। लिखा है VBR सिनेमा, an Indian multiplex cinema hall, was the first to recognize the change in consumption habits of the people. एक VBR सिनेमा है जिसने सबसे पहली बार लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करा, कंजम्पशन हैबिट्स को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इट चेंज्ड इट्स फूड मेन्यू फ्रॉम बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक एटसेट्रा एंड स्विच्ड ओवर टू हेल्थियर ऑप्शंस लाइक सैलेड्स एंड स्मूदीज, सूप्स एंड अंजीर बेस्ड स्वीट्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे बात हुई है कि VBR सिनेमा ने कंजम्पशन हैबिट्स को रिकॉग्नाइज किया और अपना जो मेन्यू है, फूड मेन्यू, उसको अकॉर्डिंगली चेंज करा। तो जब भी हम कंजम्पशन हैबिट्स की बात करते हैं ना, तो वो आता है हमारे सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान से बुक में पढ़ना, उसमें एग्जांपल्स में आपको कंजम्पशन हैबिट्स भी मिलेगा। तो कंजम्पशन हैबिट्स इज द कीवर्ड जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, सो सोशल एनवायरनमेंट हमारा डायमेंशन हमने आइडेंटिफाई कर दिया। ओके, इसके बाद लिखा है विद इन अ मंथ द रेवेन्यू ऑफ मल्टीप्लेक्स फ्रॉम सेल ऑफ फूड आइटम्स डबल्ड। और रेवेन्यू डबल हो गया। VBR सिनेमा बाय कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टिंग suitable business practices was able to improve its revenue and profit and was that it will hopeful that it will continue to succeed in the market in the long run too. So हमें इंपॉर्टेंस बताना है कौन सा होगा। तो देखो, जो VBR सिनेमा है उसने एनवायरनमेंट को मॉनिटर किया, ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई बिजनेस की। यही हमारी इंपॉर्टेंस बन जाएगी कि इट हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट में देखो क्या क्या आता है। सोशल एनवायरनमेंट में सारे के सारे सोशल फोर्सेस आते हैं, जैसे कि कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, सोशल ट्रेंड्स हो गए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ये सब आते हैं सोशल में, सोशल एनवायरनमेंट में। और इंपॉर्टेंस में इट हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, कि जब भी एंटरप्राइज कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे एनवायरनमेंट को और सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, तो उससे उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगी ही होगी, साथ ही में फ्यूचर में भी वो लोग सक्सीड कर पाएंगे इन दी लॉन्गर रन। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस कौन सा हो गया, हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन। तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उसके कोई 4 पॉइंट्स लिखने हैं हमें, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करना होगा। जैसे कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग अनसर्टेनिटी का रिस्क कम करता है, प्लानिंग से ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाती है, इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट हो पाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्लानिंग, और साथ साथ कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड या फिर बेस स्टैब्लिश करता है प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिखना हेडिंग के साथ और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देना है। तो आधा मार्क्स हेडिंग का होगा और आपका 1.5 मार्क्स एक्सप्लेनेशन का होगा। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो 4 लिमिटेशंस हमें लिखनी है प्लानिंग की।
लिमिटेशंस, तो प्लानिंग से देखो रिजिडिटी क्रिएट होती है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग से क्रिएटिविटी भी कम होती है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो जनरली टॉप लेवल के हाथ में होती है। मेजोरिटी जो काम है ना वो टॉप लेवल करता है, तो जो मिडिल और लोअर लेवल बचे उनकी क्रिएटिविटी यहाँ से कम हो जाती है। ठीक है। प्लानिंग में कॉस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए कई बार कंपनीज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, तो उसमें कॉस्ट आता है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, चीजों को प्लान करने में टाइम लगता है ना। एंड इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसा नहीं है कि प्लान अगर आपने कर लिया है तो आपको गारंटी है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, सब कुछ एकदम पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं होता। है ना, कि हमने सोचा है कि हम कोई एग्जाम देंगे, उसके लिए हमने पूरी की पूरी तैयारी करी, पूरा का पूरा हमने प्लान बनाया, बट हो सकता है एंड टाइम पे आपका जो एग्जाम है वो सही ना जाए, रिजल्ट आपके फेवर में ही ना आए, तो गारंटी नहीं देता सक्सेस। ठीक है, सक्सेस की गारंटी प्लानिंग से नहीं मिलती। ओके जी, चलो इसके बाद नेक्स्ट है केस स्टडी। सो केस स्टडी अगेन हमें प्लान्स में से ही बताना है। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ प्लान्स डिस्कस्ड इन दी अबव केस। तो देखो लिखा है, लेनो इज अ रेप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज गोइंग टू कंप्लीट इट 75 ईयर्स इन अक्टूबर 2024। तो लेनो एक कंपनी है जो कि 75 साल कंप्लीट करने वाली है। द सीईओ ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू टेक द कंपनी टू अ हायर लेवल। फॉर दिस ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने, जो सीईओ है, उन्होंने सभी डिपार्टमेंटल हेड्स की एक मीटिंग बुलाई। इन द मीटिंग द सीईओ proposed a target to increase sales by 10% and profits by 20% in its platinum jubilee year। देखो लिखा है यहाँ पे कि सीईओ ने एक टारगेट प्रपोज करा कि हमें 10% से सेल्स बढ़ानी है और 20% से प्रॉफिट बढ़ाना है। तो अगर इस तरह की चीजें आपको दिख रही है कि टारगेट सेट किया है, कितनी सेल्स बढ़नी चाहिए, इतना प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला हमने प्लान यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं अब, और कोशिश करते हैं कुछ मिलेगा इसमें। सो द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर estimated that an increase in 500 workers would be required to achieve the target। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने, एचआर मैनेजर ने बोला कि इस काम को करने के लिए हमें 500 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट और होगी। द फाइनेंस मैनेजर सजेस्टेड दैट द कंपनी मस्ट होल्ड एडिक्वेट कैश बैलेंस फॉर वेरियस पर्पस। इसके साथ साथ जो फाइनेंस मैनेजर है उसने बोला कि हमें कैश का बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ही विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। और फाइनेंस मैनेजर ने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जिसमें वो एस्टिमेटेड कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करेंगे कि कितना इनफ्लो आएगा, कितना आउटफ्लो होगा हमारे पास से। एक एस्टिमेटेड उन्होंने हिसाब किताब के लिए एक स्टेटमेंट बनाया। जब भी आप एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसमें आप न्यूमेरिक चीजें लिखते हो, फ्यूचर के बारे में एक एस्टिमेशन लगाते हो, तो इसे हम बोलते हैं बजट। ठीक है, तो फाइनेंस मैनेजर ने बजट प्रिपेयर किया है। तो अनदर प्लान क्या हो गया हमारा, बजट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन एकदम जल्दी से रीड कर लेना, ऑब्जेक्टिव एंड बजट। ओके, ठीक है, तो लाइन को ध्यान से पढ़ो। आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। केस स्टडी तो तब कर पाओगे जब आपको टॉपिक्स पता होंगे कि किस टॉपिक में क्या चीजें हैं। उसके बाद आपको कीवर्ड्स पढ़ने हैं, समझने हैं, और क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तो देखो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस बताना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन गिवन है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, तो प्लानिंग से इनोवेशन प्रमोट होता है बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग में देखो चीजें सोचोगे करोगे तो इनोवेशन आएगा, है ना। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड अभी से चीजें प्लान कर रहे हैं, तो पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, चीजें सोचते हो, इनोवेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और तीसरा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। प्लानिंग के थ्रू मैनेजर जो है वो फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उनको थोड़ा बहुत समझ सकता है। ठीक है, सो अगर आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो कि हमें कैसे काम करना है, तो आपको अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग चेंजेस को बिल्कुल एलिमिनेट कर दोगे, बट थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकते हो, खुद को उसके लिए रेडी कर सकते हो कि जो जो चेंजेस आएंगे हम उनको इजिली फेस कर पाएंगे फिर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट है। अगला कहाँ है हमारा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आपको बताना है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान, जिसमें 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, स्ट्रैटेजी, मेथड और बजट। तो 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बता दो, मेथड बता दो, बजट बता दो। स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और एलोकेट करनी होती है रिसोर्सेज। ठीक है, मेथड क्या होता है, मेथड का मतलब होता है तरीका।
तरीका, ठीक है, कोई भी काम को करने का तरीका क्या है, वे क्या है। सो मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो किसी भी केस स्टडी में आपको वे लिखा मिले या मैनर लिखा मिले तो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं मेथड की। ठीक है, कि क्या तरीका अपनाएंगे हम लोग काम को करने के लिए। ओके, बजट क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ बजट। ओके, चलो नेक्स्ट। अगेन टाइप्स ऑफ प्लान्स में स्ट्रैटेजी पूछा है, प्रोसीजर पूछा है, तो ये किसी और साल में आया हुआ क्वेश्चन। सो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, बहुत बारी क्वेश्चन आया है स्ट्रैटेजी का, केस स्टडी में भी हमने स्ट्रैटेजी को बहुत बार आइडेंटिफाई किया, तो स्ट्रैटेजी हो गया। प्रोसीजर क्या है, हम बोलते हैं ना किसी काम को करने का प्रोसीजर क्या है, अगर हमें कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, आप कुछ कुछ स्टेप्स लेते हो, उनको मिला के एक प्रोसीजर बनता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। ठीक है, इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड, किस तरह से हमें काम करना है, कौन सा स्टेप हमें एक के बाद एक परफॉर्म करना है, वो आता है हमारे प्रोसीजर में। इट स्पेसिफाइज द स्टेप्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस वाइज हमें स्टेप्स मिलते हैं जिसको मिला के एक प्रोसीजर बनता है। सो दे आर जनरली मेंट फॉर इंसाइडर्स टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन आर जनरली टू एनफोर्स अ पॉलिसी और टू अटेन अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो प्रोसीजर करते किस लिए हम लोग, क्योंकि हमें अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है इसके लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लिमिटेशंस एक्सप्लेन करनी थी, अगेन 6 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शंस, बोला है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, हमने ऑलरेडी किया, क्योंकि एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है। तो हम उस केस में बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, सो ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा खुद को उन चेंजेस के साथ। ठीक है, और इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस फ्यूचर ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या ट्रेंड्स आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, उनको बहुत एक्यूरेटली समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि आपने एक बार अगर प्लान बना दिया तो उसको ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए थोड़ी कम मिलती है। ठीक है, और लिखा है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिल्कुल, प्लानिंग करने में आपको टाइम लगता है। ठीक है, और जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो सकता है टाइम कम ही बचे, तो प्लान करने में ही बहुत ज्यादा कई बार टाइम चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई लिमिटेशंस भी एक्सप्लेन, तो आपको सिंपल इसी तरह से लिखना है। ठीक है, दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिखने हैं और आपका आंसर डन है फिर। ठीक है, तो आप खुद से बना सकते हो, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, कुछ कुछ कीवर्ड्स पकड़ो बस, कि जैसे कि अडेप्ट करना पड़ता है चेंजेस के साथ। ठीक है, आप फ्यूचर ट्रेंड्स को असेस नहीं कर सकते हो, रिजिडिटी है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, एक बारी प्लान बन गया तो फिर से चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने बॉक्स में करे हैं, सर्कल कर दिया है, बाकी लाइन तो आप खुद से बना ही लोगे ना यार, इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश लिखनी है, ज्यादा तुम्हें ग्रामर नहीं चमकानी वहां पे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछिए। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हमने ऑलरेडी किया। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ये भी हो गया। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये भी कर लिया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसी दूसरे साल में रिपीट हुआ होगा, सेम क्वेश्चन, तो देखो सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस बहुत बार आई हैं। ठीक है, और प्रोसेस, तो इनको तो ध्यान से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप लिख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमने कर लिया, देखो 6 मार्क का है, दो दो नंबर के एक पॉइंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो हमने ऑलरेडी किया। रूल एंड बजट, बजट भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। रूल क्या है, रूल क्या होता है, रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, इसका भी देख लेते हैं कि लाइन क्या लिखी है। सो रूल में लिखा है इट इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म्स व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। एक स्टेटमेंट है कि या तो ये करना है या फिर ये नहीं करना है, वो एक स्टेटमेंट बना दिए, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। ठीक है, एक रूल है कि क्लास में आपको 7 बजे तक आ जाना है, आ जाना है मतलब आ जाना है, उसके बाद एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो वो रूल है, ये तो है ना कि आप आराम से 8-9 बजे तक आ रहे हो, नहीं, वो एक रूल बना दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन, कि आपको बोला गया है कि आपको 7 बजे से लेट नहीं आना है, एक मीटिंग है जिसमें आपको 7 बजे से लेट नहीं आना है, अलाउड ही नहीं है, तो वो एक रूल है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप जाके कुछ नहीं कर सकते। ओके जी, बाकी ऑब्जेक्टिव और बजट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला होगा इसमें क्योंकि एक नया पॉइंट रूल निकल के आया है इसमें, इसलिए बाकी चीजें तो रिपीट है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है केस स्टडी, तो इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन
ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा। तो इंपॉर्टेंस बताना है प्लानिंग के 2 पॉइंट्स। ठीक है। दिया हुआ है, प्राची इज वर्किंग एज एन academic counselor for specially abled students of at one of the top school to provide special support and guidance to these students। तो प्राची एक academic counselor है जो एक पर्टिकुलर स्कूल में काम कर रही है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को। शी क्लियरली स्टेट्स इन एडवांस द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टैकलिंग द स्टूडेंट्स। तो उसने एडवांस में ये चीजें बताएं कि कैसे हम लोग बच्चों को बेसिकली टैकल कर सकते हैं, कैसे पढ़ाना है, उसके तरीके बताए। She ensures that the goals are clearly stated for each and every teacher so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction। तो ये लाइन देखो पीछे भी किसी क्वेश्चन में रिपीट हुई थी कि उसने इंश्योर किया कि जो गोल्स हैं वो क्लियरली स्टेटेड हो। ये वाली लाइन क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। ठीक है। और एक्ट करें फॉर एज अ गाइड कि हमें फ्यूचर में किस डायरेक्शन में काम करना है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन वाले पॉइंट की। सिंपल, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात हुई है, क्लियरली गोल स्टेट होने चाहिए, यानी कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, कीवर्ड समझ में आ रहे हैं। इसके बाद, हर वेल लेड प्लान्स विल सर्व एज अ बेसिस फॉर coordinating the activities and efforts of teachers teaching different subjects to these students। It helps the teachers in bringing clarity of thought and action to their work। So basically उन्होंने क्या करा, प्राची ने कुछ कुछ प्लान्स बनाए जिससे क्या होगा, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट हो पाएंगी। टीचर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है। क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबको पता है कि उनका काम क्या क्या है, कोई भी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है। अलग अलग टीचर्स को पता है कि उनका क्या क्या सब्जेक्ट है, उन्हें क्या क्या एरिया ऑफ टीचिंग कवर करना है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज की। क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा यहाँ से। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो देखो यही लिखा है कि प्लानिंग सर्विस एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, और साथ में क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन हमें यहाँ से इंश्योर होगा। ठीक है। दोनों हो गए, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन एंड प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आराम आराम से सोचो कि कौन सा यहाँ पे पॉइंट हमें दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमें बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन ईच ऑफ द केस। तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस बतानी है। तो हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, तो देखते हैं एक करके। यस। पहला पॉइंट है, एलेक्सा पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल is the latest feature of Alexa app, which enables Amazon customers to pay their utility bills with Amazon Pay just by speaking to Alexa। हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, एलेक्सा की, कि एलेक्सा प्लीज पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो एक नया फीचर आया एलेक्सा ऐप में। जब भी हम ऐप्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसको एक्सप्लेन करना होगा। अभी एक्सप्लेनेशन भी चेक करते हैं। दूसरा है, मोनिका इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी as an impact of work from home regime। She is now in a better position to inculcate moral values and healthy food habits in her children। So मोनिका एक एमएनसी में काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो नाउ बेसिकली वो मॉरल वैल्यूज पे फोकस कर पा रही है। मॉरल वैल्यूज हो गए। ठीक है। तो वैल्यूज किस में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। जितने भी वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सब किस में आते हैं, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद, अतीशा परचेज्ड अ होम एंड फॉर दिस शी टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। अतीशा ने एक घर खरीदा जिसके लिए उसने लोन लिया है बैंक से। मंथली इंस्टॉलमेंट ऑन हर लोन इंक्रीज्ड एज द बैंक्स इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। तो उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी उनका रेट इंक्रीज हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैंक्स ने बढ़ा दिया। तो देखो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, लोन्स की बात हो रही है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, ये सब किस में आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके। नेक्स्ट है, मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबीज is printed on the pack of first bite baby milk powder। सो फर्स्ट बाइट बेबी मिल्क पाउडर के पैकेट पे लिखा है, मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबीज, प्रोड्यूस्ड बाय एमक्यूपी बेबी फूड लिमिटेड। बाय डूइंग दिस द कंपनी इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट बट ऑल्सो नेसेसरीली इन्फॉर्मिंग इट्स पोटेंशियल बायर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स मिल्क। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे इस तरह से एक लिख के देते हो चीज, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख के दे रहे हो कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबीज, या
बेसिकली स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो हम लोग बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट की। ओके, कि एक ऑर्डर है, एक रूल है, एक लेजिस्लेशन है। ठीक है, सो अब इनका एक्सप्लेनेशन चेक कर लो जल्दी से। देखो टेक्नोलॉजिकल में क्या लिखा है, वैसे तो आप लोग लिख ही लोगे पर देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल में लिखा है फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, जिससे आपको नए वेज पता चलते हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सोशल में क्या है, सारे के सारे हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। ओके, इकोनॉमिक में आते हैं हमारे सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल में लिखा है इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस passed by the government, administrative orders issued by government authorities। ठीक है, तो लीगल में सारे लेजिस्लेशंस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आते हैं, कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं। इसके अलावा कोई भी अगर डिसीजंस लिए जा रहे हैं कमीशंस और एजेंसीज के द्वारा, तो वो सब भी हमारे लीगल में ही आते हैं। ठीक है, तो इन कीवर्ड से आप पहचान सकते हो कि लीगल है या कौन सा एनवायरनमेंट है। ओके, इसके बाद हमसे पूछा है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फीचर्स में बोला है एक तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बिल्कुल, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सो प्लानिंग में क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स along with the activities to be undertaken to achieve the goals। ठीक है, तो प्लानिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में ही हेल्प करता है, उसी पे फोकस रखता है। दूसरा, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, कि प्लानिंग हर जगह पे, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड है, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग की जाती है। ठीक है, स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर कर सकता है, टॉप लेवल पे किस तरह से होगा, मिडिल पे कैसे होगा, लोअर पे कैसे होगा, लेकिन प्लानिंग हर जगह होती है। इट्स अ परवेसिव कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, सो परवेसिव हो गया। इसके बाद अगला आपसे है क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स बताने हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स में देखो क्या क्या है, पढ़ते हैं इसको। दिया है स्वीट्स हैज बीन द मेन स्टे फॉर सेवरल लार्ज होम ग्रोन रेस्टोरेंट ब्रांड्स। Increased life expectancy of people and increased awareness for healthcare among consumers has increased the demand for healthy food options। तो देखो, इसमें लिखा है कि increased life expectancy of people and increased awareness of healthcare, उससे क्या हुआ है कि लोगों के अंदर हेल्थ केयर को लेके अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, जिससे हेल्दी फूड ऑप्शंस की डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यंग कंज्यूमर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम कंज्यूमिंग ट्रेडिशनल स्वीट्स टू बाइंग मोर वेस्टर्न स्टाइल प्रीमियम प्रोडक्ट्स विच आर बेक्ड एंड स्टीम्ड। तो इससे क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर्स हैं वो ट्रेडिशनल स्वीट्स को छोड़ के अब कुछ वेस्टर्न स्टाइल जो कि बेक्ड और स्टीम्ड है उनको प्रेफर कर रहे हैं। यानी कि एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, रिलेटेड है ना, कि अवेयरनेस बढ़ रही है तो इससे डिमांड बढ़ रही है हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटर रिलेटेडनेस की। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस एक फीचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद है विद दिस शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, श्री रेस्टोरेंट, अ वेल नोन रेस्टोरेंट ब्रांड, is gearing itself up for playing a greater role in healthy packaged foods market. In addition to traditional sweets, the company is also planning to expand to healthy, savory, and sweet items and some ready-to-eat items. So basically क्या हो रहा है कि जो हमारा ये बिजनेस है, रेस्टोरेंट ब्रांड है, अब ये ट्रेडिशनल स्वीट्स के साथ साथ कुछ और एडिशनल स्वीट्स में भी बेसिकली प्लान कर रहा है टू स्टार्ट। These new healthy products are expected to change people's lifestyle। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली और ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट करे। तो यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं डायनामिक नेचर की, कि जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है। तो आपको एज पर द कस्टमर प्रेफरेंस अपना जो बिजनेस करने का तरीका है उसको भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनामिक। ठीक है जी, तो दो फीचर्स, इंटर रिलेटेडनेस एंड डायनामिक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एनी थ्री पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो
आपके बुक में 6 पॉइंट्स थे, कोई भी 3 लिखना है। सबसे पहले, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और साथ साथ आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलती है। ठीक है। दूसरा है, आपको हेल्प करेगा थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में, कि कोई भी अगर नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है तो आपको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। तीसरा है, यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप इजीली अडॉप्ट कर पाओ, एक्वायर कर पाओ विद इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजर इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस जो भी एनवायरनमेंट में आएंगे उनको समझने में, उनके संग कोप अप करने में, फेस करने में एनवायरनमेंट हेल्प करता है। ठीक है। इसके साथ फर्दर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी असिस्ट करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट, और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। बिजनेस की परफॉर्मेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर परफॉर्मेंस हो, इनको इम्प्रूव करने में बिजनेस एनवायरनमेंट काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। तो कोई भी आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, प्लानिंग इज कंसिड वाई प्लानिंग इज कंसिडर्ड अ परवेसिव एंड फ्यूचरिस्टिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो परवेसिव हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसे परवेसिव बोलते हैं। सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट का ही फंक्शन है, नहीं, बल्कि सब लोग प्लानिंग करते हैं। स्कोप अलग अलग हो सकता है बट प्लानिंग हर जगह होती है, परवेसिव है। दूसरा, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि हम फ्यूचर से रिलेटेड ही तो प्लान करेंगे। जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट की, उसके बारे में तो प्लान करोगे नहीं ना, तो जो आने वाला है उसके बारे में हम चीजें सोचते हैं। तो प्लानिंग असेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स को मीट करने के लिए वी डू द प्लानिंग वर्क। ठीक है, जिससे आप एनालाइज कर पाओ, प्रिडिक्ट कर पाओ, जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनको एंटिसिपेट कर पाओ, फोरकास्टिंग कर पाओ, उस चीजों के लिए हम लोग करते हैं प्लानिंग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आपको बताना है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड। तो कोई एक फीचर है एनवायरनमेंट का जो हमें बताना है आइडेंटिफाई करके। ओके। तो लिखा है, द मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर of trendy textiles has been assigned the task of analyzing the influence of Generation Z on fashion trends। तो मार्केटिंग मैनेजर को एक टास्क दिया है कि उनको जेंजी के फैशन ट्रेंड्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है, समझनी है चीजें। On studying the forces that affect business, he observed that increased awareness among Gen Z with respect to environmental protection, preference of individuality over trends, rejection of traditional norms in clothing, greater use of social media have increased the demand for sustainable and innovative styles in clothing। मतलब क्या है कि जेन जी के अमंग अवेयरनेस बढ़ गई है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने सस्टेनेबल और इनोवेटिव क्लोथिंग की डिमांड करनी इंक्रीज कर दी है। ठीक है। एंड या तो टू ट्रेंड्स को छोड़ के इंडिविजुअल खुद को प्रेफर कर रहे हैं। डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय कंपनीज। तो बेसिकली पॉइंट गिवन है कि अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है जेंजी के अमंग अबाउट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, डिमांड करनी स्टार्ट करिए इनोवेटिव और सस्टेनेबल स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग की। तो मतलब एक चीज का इम्पैक्ट दूसरी चीज पे आ रहा है, यानी कि आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है वो है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट का फीचर इज रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बाकी एग्जाम्पल के मैंने। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बोला है, एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। कोई और 2 फीचर्स और बता दो बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो हमने ऑलरेडी पढ़े थे। तो लिखा है एक तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम बाकी की जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका सम करते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की बात होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है। रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, डायनेमिक होता है इन नेचर। अनसर्टेनिटी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, सॉरी डिफिकल्ट नहीं, अनसर्टेन है कि चेंजेस क्या क्या आएंगे उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो भी चेंजेस आएंगे उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। कोई आपको 2 एक्सप्लेन करना है इसमें से। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको देखते हैं। तो पूछा है आपसे, मिस्टर विवेक वासवानी
A foodpreneur combined his passion for food with his entrepreneurial skills and started his innovative fast food outlet O Chili in 2021। तो विवेक वासवानी ने एक आउटलेट स्टार्ट किया है, फास्ट फूड आउटलेट। ठीक है। ही हैड स्टार्टेड हिज करियर एज अ फूड ब्लॉगर and had noticed that numerous Indian consumers were looking for reasonable and pure vegetarian fast food options for dining out। तो उन्होंने अपना करियर एज अ फूड ब्लॉगर स्टार्ट किया था और उन्होंने ये नोटिस किया है कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं अब वो रीजनेबल और प्योर वेजिटेरियन फास्ट फूड ऑप्शंस के बारे में सोच रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। The high-end restaurants were not opted by many as they were exorbitantly priced। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो हाई एंड जो काफी महंगे वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड ही करते हैं क्योंकि वहां पे प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो हमें रीजनेबल प्राइस चाहिए। Though many global fast food chains were running across the country, yet not many outlets offered reasonable and healthy pure vegetarian fast food options to consumers। तो although ऐसे हमारे देश में ग्लोबली बहुत सारी फूड चेन्स हैं, फास्ट फूड चेन्स हैं, फास्ट फूड आउटलेट हैं, बट रीजनेबल नहीं है। ठीक है, रीजनेबल नहीं है प्राइस वाइज और प्योर वेजिटेरियन भी नहीं है। ओ चिली बिकेम अ पायोनियर इन ऑफरिंग अ हेल्दी एंड डिलीशियस वेराइटी ऑफ फूड। तो उस केस में जो विवेक वासवानी जी का एक अपना आउटलेट है ओ चिली, उसने कमाल दिखा दिया कि वो हेल्दी और डिलीशियस फूड रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बेसिकली हमें क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट enabled मिस्टर विवेक वासवानी टू improve द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। पूछा है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो कैसे विवेक वासवानी को बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प होगी। यानी कि आपसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछी है। इस लाइन को पढ़ के हमें यही समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद लिखा है व्हाट केम एज अ सरप्राइज फॉर कंज्यूमर्स वाज दैट इवन विदाउट यूजिंग अनियन और गार्लिक इन द पास्ता सॉस the food could actually taste great। The company witnessed an increase in the net profit of 26%। तो बेसिकली क्वेश्चन समझे, पॉइंट समझे कि विवेक वासवानी ने कंज्यूमर्स की नीड्स को समझा कि वो कंज्यूमर्स कुछ प्योर वेजिटेरियन और रीजनेबल प्राइस पे फास्ट फूड की डिमांड कर रहे हैं। तो वो चीज़ विवेक वासवानी ने इंट्रोड्यूस करी मार्केट में, जो कि अभी तक कोई नहीं कर रहा था पहले। तो यानी कि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे It enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। विवेक वासवानी जी ने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा लिया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लो। अपॉर्चुनिटी का मतलब लिखा हुआ है और कैसे अपॉर्चुनिटी आप अगर आइडेंटिफाई करते हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन रह गया है लिखना, इसमें आपसे फीचर्स ऑफ प्लानिंग पूछे हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ओके, देखो फीचर्स ऑफ प्लानिंग में क्वेश्चन है व्हेन चंद्रशेखर शुक्ला returned to India after completing a certificate course in food quality assurance and quality control from the Netherlands, he was convinced that he would fulfill his grandfather's dream of converting their 58-acre land into a fertile farm। सो बेसिकली चंद्रशेखर शुक्ला जब इंडिया लौटे वापस अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो उन्होंने खुद को ये कन्विंस कर लिया कि वो अपने ग्रैंडफादर का ड्रीम पूरा करेंगे। और ड्रीम क्या था कि एक 58 एकड़ लैंड को कन्वर्ट करना है फर्टाइल फार्म में। He started by setting out specific goals and let down related activities to be performed to achieve the goals। तो उन्होंने एक प्रॉपर गोल सेट करा कि कैसे कैसे चीजें करनी है। Soon he launched his own company, Food and Agribusiness Solutions Private Limited। और बाद में उन्होंने अपना खुद का एक कंपनी लॉन्च करा। He sought to ensure that the future events effectively meet the best interest of the company। He prepared an annual statement for production and sales based on sales forecasting। उन्होंने एक एनुअल सेल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करा, मतलब प्रोडक्शन और सेल्स बजट प्रिपेयर करा। He noticed that farmers grew only paddy, due to which land remained idle for the subsequent 8 to 9 months of the year। उन्होंने नोटिस किया जो फार्मर्स हैं वो पैडी ही ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लैंड है वो कुछ महीने बिल्कुल आइडल पड़ा है। He identified and assessed various alternatives through which farms could be utilized for the remaining month of the year।
तो उन्होंने कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव्स सोचे जिसके थ्रू हम लोग उस फार्म को ऑक्यूपाई रख पाए, ठीक है, आइडल ना पड़ा रहे। Through his accurate vision, judgment, and systematic thinking based on analysis of the facts, he presented a scheme to the farmers where both paddy and vegetables could be grown. तो उन्होंने प्रॉपर एक प्लान बनाया कि किस तरह से हम लोग वेजिटेबल्स के साथ साथ पैडी भी ग्रो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फीचर्स ऑफ प्लानिंग बताने हैं कुछ भी, ठीक है, प्लानिंग के फीचर्स बताने हैं। तो बेसिकली प्लानिंग जो है वो अचीविंग ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करते हैं। और प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कोई भी आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने थे अबाउट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ओके, इसके बाद explain the steps that are required to be performed by a manager before evaluating all possible courses of action in the planning process। आपको स्टेप्स बताने हैं। हम इवेलुएट करेंगे जब सारे के सारे ऑल्टरनेटिव, उससे पहले के स्टेप्स हमें बताने हैं। तो प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस, देन आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और इसके बाद आता है आपके पास इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सो इवेलुएशन से पहले के स्टेप्स हमसे पूछे हैं, यानी कि ये 3 स्टेप्स। ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो कि अचीव क्या करना है, आपको ताकि प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए। दूसरा हम प्रेमिसेस डेवलप करेंगे। प्रेमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। फ्यूचर से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ अजम्पशंस लेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। और तीसरा होता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि प्लान को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना लो। दैट कम्स अंडर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होते हैं बिफोर इवैल्यूएशन। ओके, ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो हमने ऑलरेडी किया कि प्लानिंग से ओवरलैपिंग कम होती है, क्योंकि हमें पता होता है हर किसी के पास अपना एक रोल होता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो एक काम बार बार नहीं होगा, ओवरलैपिंग खत्म होगा, और वेस्टफुलनेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करता है, बेस स्टैब्लिश करता है, कि अगर हमारे पास प्लान होगा तभी तो हम बाद में जाके मॉनिटर कर पाएंगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, यानी कि कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। जब प्लान बनाया होगा तभी तो आप बाद में फ्यूचर में जाके अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करोगे विद द प्लान्स। तो यस, प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ठीक है, सो थ्रू कंपैरिजन मैनेजर्स कैन नो वेदर दे आर एक्चुअली एबल टू अचीव द गोल्स। अगर डेविएशंस होंगी तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यस, प्लानिंग जो है एक प्री रिक्विजिट है या फिर एक बेस है फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए आपको प्लान्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो कंपैरिजन करोगे। ओके, और लास्ट हमसे पूछा है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो बिल्कुल अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको आपको डिसाइड करना होता है इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग दिखती है। ठीक है, सो यस, ओके, यस, दैट्स इट। हमने पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस कर लिए बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग के। ठीक है, आपने देखा होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज तो कम ही थी, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये एक यूनिट है 16 मार्क्स की, है ना। सो पहले 2 चैप्टर जो है चैप्टर 1 और 2 वो ज्यादा प्रपोर्शन कवर करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट से हमारे एमसीक्यूज ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, बट हमने जितने भी क्वेश्चंस थे रेलेवेंट प्लानिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट के वो कवर किए, केस स्टडीज भी करे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करे, और आपको आइडिया लगा होगा कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लो, प्रिपेयर करो, इस तरह से आपको केस स्टडीज सॉल्व करनी होती है और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी यस, मिलते हैं नेक्स्ट में विद अनदर टू चैप्टर्स और आगे करते हैं इसके। ठीक है, कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना। बाकी यस, मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।